ग्राम पर्यटन की बात पूरे देश में इस समय ज़ोर शोर से हो रही है। विलेज टूरिज़्म जब जहन में बात आती है तो पीएम मोदी का एक नारा सामने आता है कि गाँव को कैसे समृद्ध बनाया जाए, किसानों को कैसे खुशहाली की ओर ले जाया जाए। किसानों को जब तक खेती के साथ साथ कुछ और अतिरिक्त काम नहीं करेंगे तब तक ऐसा माना जाता है कि खेती को मुनाफे का सौदा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें ग्राम पर्यटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसमें असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं और इन्हीं संभावनाओं को टटोलते हुए किसान तक की टीम आज पहुंची है एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पर जो देश दुनिया की नज़रों में है, जिसका नाम है ओरछा। मध्य प्रदेश का ओरछा ये वो इलाका है जो वैसे तो गांव देहात से घिरा हुआ है, लेकिन अपनी धार्मिक महत्व की वजह से ये पूरी दुनिया के मानचित्र पर छाया रहता है और दुनिया भर के तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं। आज हम इसी ओरछा के लाड़पुरा गांव में हैं, जहां ग्राम पर्यटन को, विलेज टूरिज़्म को अपनी खेती का एक अतिरिक्त आय का साधन भी बनाया है यहाँ की एक महिला किसान ने। नमस्कार, मैं हूँ निर्मल यादव, किसान तक में आपका स्वागत है। लाड़पुरा गाँव में हम हैं उमा पाठक जी के पास। उनका ये इस गाँव में एक छोटा सा प्लॉट है जिस पर वो खेती भी कर रही हैं और खेती करते करते उन्होंने इसे एक बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें डेवलप करते हुए एक ऐसा कंसेप्ट बनाया है जिसको हम आज देश दुनिया में होम स्टे के नाम से भी जानते हैं और उससे अतिरिक्त आय बड़े आराम से की जा सकती है। तो उनसे बात करेंगे। उमा जी, आपका स्वागत है किसान तक पर। नमस्कार जी, हम इनसे जानेंगे कि कब से ये काम कर रही हैं, कैसे ये दिमाग में इनके विचार आया और किस तरह से इस चीज़ को अब आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई है? खेती का आइडिया सबसे पहले तो ये बताइए कैसे आया, क्योंकि खेती को वैसे माना जाता है कि ये घाटे का सौदा है, इसमें कुछ होता नहीं है और बड़ी ही, जिसको कहें कि चुनौती भरा है, चैलेंजिंग है ये। तो आप महिला किसान होते हुए कैसे आप इस फील्ड में आए और कहाँ से ये शुरुआत हुई? जी, खेती तो वैसे हमारे बचपन से पूर्वजों का हमारा काम रहा है। सब पहले सभी का रहता था, सबके पास खेती किसानी और गांव होते थे। अब ज़रूर लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए और वापस अब लौटना चाह रहे हैं। और जब से हमारा ये होम स्टे संचालित करते हुए करीब 3 वर्ष हुए हैं और बहुत बड़े बड़े शहरों के लोग जब आते हैं तो वो अपना याद करते हैं कि हमारे दादाजी का गांव ऐसा होता था। तो हमें खुशी है कि हम अपने एक छोटे से लगभग 5 एकड़ के खेती में अपना खेती का भी काम कर रहे हैं और उन लोगों को एक संतुष्टि का माहौल, सुकून का माहौल भी दे रहे हैं, जो अपने गाँव तो अब नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ आकर 2 दिन 4 दिन रुक कर उस माहौल को जीते हैं और खुश होते हैं और अपने बच्चों को भी उसका अनुभव करवाते हैं। ये शुरुआत कब से हुई, कहाँ से शुरुआत? होम स्टे की शुरुआत नहीं, खेती की शुरुआत कहाँ से? जी, खेती की शुरुआत यहाँ पर हमारी करीबन 10-11 वर्ष 2010-11 से हुई। आपने यहाँ ये ज़मीन खरीदी थी या ये आपकी एंसेस्ट्रल लैंड है? ये यहाँ पर हमने खरीदी थी। जी, कितना एरिया है इसका? ये लगभग 5 एकड़ है। 5 एकड़। जी। कैसे डेवलप किया? जब आप 2010 में यहाँ आए थे तब की क्या तस्वीर थी? कैसे यहाँ पर खेतों को, माने एक जंगल वाला इलाका था ये, जितना मैं जानता हूँ इस जगह के बारे में, और अब यहाँ व्यवस्थित खेत हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था के तौर पर दिखाई देती हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम आपने क्रिएट किया, बनाया, इसमें कितनी मेहनत लगी, कैसे कैसे आगे बढ़े? खेती एक फुल टाइम जॉब है, 24 घंटे आपको इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि और जब यहाँ पर हम लोग आए थे उस समय की और आज की तस्वीर के बारे में हम यहीं के गांव वालों से सुनते हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये ज़मीन का ये हिस्सा इतना खूबसूरत भी हो सकता था। और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत रुकी नहीं है। इसको हम एक छोटे से जंगल में बदलना चाहते हैं, एक हिस्से को। और कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक विविधता पूर्ण एक वनस्पति क्षेत्र बनाना है, एक बगीचा बनाना है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को और एक सभी पेड़ पौधों से परिचय भी हो सके। और हमें क्योंकि खुद को भी पसंद है, पेड़ पौधों से शौक़ है शुरू से ही, तो उसको हम अपने पास संभाल के रखें। जी, लाड़पुरा को ही क्यों चुना? ये ओरछा का एक बड़ा ही रिमोट गांव है और बड़ा ही दुर्गम इलाका माना जाता है। अभी भी आएंगे तो यहाँ एक कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। क्या आपको यहाँ क्या ऐसा अपीलिंग लगा जिसकी वजह से आपने इसी जगह को चुना? एक तो ओरछा तो राम राजा की नगरी है, यह वो आशीर्वाद है, हमें यहाँ रहने का मौका मिला। और लाड़पुरा गांव बहुत खूबसूरत है और
ऐसा कह सकते हैं कि अछूता है बाहरी दीन दुनिया से और शांतिपूर्वक रहने का अवसर है। और उसके साथ साथ विकास करने के लिए भी यहाँ पे समान अवसरों की गुंजाइश है। और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं, आप सब दिन आज हमारे लाड़पुरा गांव को पूरी दुनिया भर में जाना जाता है और ये निरंतर बढ़ रहा है क्योंकि किसानों के रूप में। और इसके साथ साथ ही हम आर्ट एंड कल्चर में भी, और हमारी महिलाएं जो कि यहाँ पे घूंघट करती थी, आज बाहर निकल के काम कर रही हैं। तो ये बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं और ये हमारे गांव के लिए बहुत अच्छी बात है। जी, जिस तरह से आपने काम करना शुरू किया और इसके बाद अब जिस मकाम पर ये पहुंचा है, सरकार ने इसको पर्यटन ग्राम का भी दर्जा दिया है। अगर हम फार्म डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपने अपने इस 5 एकड़ के फार्म को किस तरह से डिज़ाइन किया? जैसे आपने कहा कि एक हिस्से को आप जंगल बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन से आपने प्लांटेशन किया है और बाकी का जो हिस्सा है उसमें कहाँ कहाँ आप कितनी खेती कर रहे हैं, कौन कौन से तरह की खेती कर रहे हैं, बागवानी है, पारंपरिक खेती है, क्या क्या आप इसमें कर रहे हैं? जी, इसमें कुछ पौधे तो या पेड़ कहेंगे उनको, वो जो वाकई जंगली ही हैं। ऐसा नहीं कि हम हर पेड़ केवल इसलिए लगाएंगे कि वो हमें फल देंगे या फूल देंगे, क्योंकि हर पेड़ पौधे का अपना महत्व है और केवल इस वजह से उसको नकार नहीं सकते। और ना हम, जैसे महुआ है जो कि हमारे यहाँ का नाम है, हमारी पहचान ही है, और आज हम देखते हैं कि नए पौधे हमको नहीं दिखते हैं। तो हम कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हमने देखा है बहुत धीमे गति से बढ़ता है वो। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे महुआ फिर से, जो हमारी पहचान है बुंदेलखंड की, वो वापस आए और वो फले फूले जहाँ के था। और बाकी जो जंगली पेड़ पौधे, उसके अलावा हम आम, अमरूद, जो हमें आर्थिक रूप से भी फ़ायदेमंद होते हैं, और वो, और बाकी फूलों की खेती हमारे गांव में होती है क्योंकि राम राजा मंदिर है और झांसी मंडी लगी हुई है, तो गुलाब और गेंदा वगैरह भी यहाँ लगाए जाते हैं। पारंपरिक फसलों की अगर हम बात करें तो क्या क्या फसलें आप लोग यहाँ करते हैं? पारंपरिक में गेहूँ है, चना है, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली है। जी जी, ये सारी फसलें। प्रोडक्टिविटी आपको कैसा लगता है कि यहाँ इस इलाके की अगर ज़मीन का मिजाज देखा जाए तो किस तरह की मिट्टी और कैसे आपको इसकी फलत मिलती है? यहाँ की मिट्टी जो है वो करके मूंगफली वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। अदरक, मूंगफली, हल्दी और यहाँ की अरबी जो कि बहुत प्रसिद्ध भी है, बाहर जाती है। तो उस पर काम हम चाह रहे हैं कि जो हमारे आसपास के किसान हैं वो मिलजुल कर काम करें। तो उससे क्या है, मंडी का भी एक फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि जब वो बड़ी मात्रा में एक फसल होगी और उसके फिर उत्पाद भी बनाए जा सकते हैं। तो अब हाँ जी, अब उस पर ही काम करने का हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ किसानों से बात हो भी रही है जो तैयार हो रहे हैं। यानी कि जिस तरह से सरकार एफपीओ की शक्ल में काम करने की बात कर रही है कि किसानों को एक समूह बनाकर काम करना चाहिए, वो एक आइडिया आपको लगता है कि यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और अगर हम देखें कि इस गांव के किसानों का रिस्पांस अगर आपके इस काम की तरफ, माने वो इसको कितना पॉजिटिवली लेते हैं, कितना इससे सीखने की कोशिश करते हैं, कैसा रिस्पांस मिलता है आपको गांव के किसानों से? जी, आज जो नए युवा बच्चे हैं और महिलाएं हैं ख़ास तौर पे, उनकी तरफ उनका बहुत अच्छा एक रुझान बढ़ रहा है कि केवल खेती, जो एक समय मेहनती काम होता था, अब वो क्या, पर्यटक आते हैं तो वो, क्योंकि वो ऐसे ऐसे शहरों से आते हैं जहाँ उनको पैकिंग वाली सब्जी या मसाले मिलते हैं, जब वो यहाँ ऑर्गेनिक या सीधे हाथों से तोड़ के खाते हैं तो वो यहाँ से ले भी जाते हैं। अगर बाई प्रोडक्ट की जैसे आपने बात की, बहुत सारी फसल जैसे हल्दी है, हल्दी से मसाले लेना, सरसों है तो उससे ऑयल बनाना, तो आपने उसका एक जिसको कहें कमर्शियल मॉडल डेवलप करने के लिए सरकार काफ़ी प्रमोट करती है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट किसान अपने खेत पर ही लगाएं, है ना। सरकार की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे सोलर पंप वगैरह आपके खेत पर लगा हुआ भी है। तो सरकार की तरफ से आपको किन किन योजनाओं के माध्यम से यहाँ मदद मिली है? सरकार के अभी हमारे पास सोलर प्लांट काम कर रहा है और ड्रिप सिस्टम है। जी जी जी। और मदद आगे फिर जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह, हाँ जी, उसके लिए हम लोगों ने आवेदन दे चुके हैं और करीबन 7 महिलाएं जो और काम करना चाह रही हैं, तो उनके भी आवेदन हम लोगों ने
तैयार करवा के रखे हैं। मतलब वो भी उसमें हाँ, शामिल हो सकते हैं। प्रक्रिया में चालू। अब बात करेंगे कि विलेज टूरिज्म का जो एक पार्ट है वो आपने कब से शुरू किया? 2010 में जैसे आपने खेती के लिए ज़मीन खरीदी, उसके बाद खेती करना शुरू किया इसको बना के, फिर विलेज टूरिज्म का जो पार्ट है वो आज की तारीख में आपने जब इसको 3 साल में इम्प्लीमेंट कर लिया, उसको वो कितना सपोर्टिंग आपको लग रहा है यहाँ पर, मतलब खेती करते हुए पर्यटन से भी जो है वो अर्निंग की जाए? कि खेती करते करते विलेज टूरिज़्म को कैसे आपने, जैसे एक ओरछा एक टूरिस्ट प्लेस है, इसके साथ आपने यहाँ पर लोगों को रुकने ठहरने का जो इंतज़ाम करने का ये आइडिया कैसे आपके दिमाग में आया? क्योंकि ओरछा पर्यटक स्थल है और वहाँ हम लोग देखते थे, लेकिन उस समय सिर्फ इतना नहीं था कि हमारे जो भारतीय पर्यटक या आने वाले हैं वो भी गाँव को पसंद करेंगे। उस समय जब हम लोगों के दिमाग में था वो फॉरेनर्स को लेके था, क्योंकि वो ही गाँव में जाएंगे या इस तरह की जगहों को पसंद करेंगे। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जो है, आज हमारे चारों रूम में गुजरात से है फैमिली और मुंबई से है, तो वो सब यहाँ आकर ये सब देखना चाहते हैं, उनके बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि आग, अभी जो कल एक फैमिली थी उनके बच्चों ने कभी ऐसे आग जलते हुए नहीं देखी, तो वो उसके साथ बहुत, वो बच्चा भी बड़ा खुश है और देखना सीखना चाह रहा है। ये होगा। और दूसरा, खेती के साथ, खेती में क्योंकि उतना मेहनत के हिसाब से नहीं हाँ नहीं है, ये तो बात है, लेकिन वो हो सकती है अगर उसको हम उस तरीके से करेंगे तो। और उसमें ये हमारे होम स्टे के द्वारा केवल हमें ही नहीं, हमारे गांव के अन्य वर्गों को, खासतौर पे महिलाओं को जो ई रिक्शा भी चलाती हैं और बाकी मसाले का भी काम कर रही हैं, अचार पापड़ का भी काम करती हैं, तो उनको भी एक आमदनी का जरिया और अपने पैरों स्वावलंबी होने का मौका मिल रहा है। जी। आपने कितनी कॉटेज अभी अपने इस फार्म में बनाई हुई हैं? अभी 4 बनाई। 4 कॉटेज। क्या अगर कोई इसको किराए पर लेना या इसको कहीं रुकने के लिए आते हैं तो कितना चार्ज करते हैं आप लोग? 2000 रुपये। 2000 रुपये। और उसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? उसमें सुबह ब्रेकफास्ट होता है और बाकी फिर अगर लंच एंड डिनर वो अलग हो जाता है। वो अलग होता है। अगर हम फूडिंग की बात करते हैं लॉजिंग के अलावा, तो यहाँ आप उनको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? माने अलग किस्म का खाना कैसे, यहाँ का जो देसी खान पान है उसको भी प्रमोट करते हैं या जैसे बाकी होटलों में मिलता है, क्या तरीका? नहीं, होटलों जैसा खाना नहीं है और वही हमारी पहचान भी है, क्योंकि जो उपलब्ध है और जो हमारे पास खेतों में है वही बनता है। मेनू कार्ड नहीं चलता है, क्योंकि आप जो आज के समय में है, इस समय है, ताज़ा है, वही उपलब्ध है। और जो हमारे बुंदेलखंड का प्राचीन पारंपरिक भोजन है, बस वही हम लोग परोसते हैं। माने चूल्हे का भोजन, जो यहाँ आपने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, जो भी यहाँ उपज हो रही है, टूरिस्ट वो यहीं पर आके अपना जो भी खाना चाहते हैं उनको मिल जाता है। विलेज टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो खेती करते करते कॉटेजेस बनाकर या होम स्टे की फैसिलिटी टूरिस्ट को देकर उनको अपने फार्म पर अट्रैक्ट करने की जो एक स्ट्रेटजी होती है फार्मर्स के लिए, वो एक बड़ी कारगर मानी गई है। आपने भी अपने फार्म पर यहाँ बनाया और ओरछा में होम स्टे का कंसेप्ट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अगर हम इसकी लागत की बात करें तो कितनी लागत होती है और कैसे इसको हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं? लागत इसमें बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि सारा कुछ लोकल ही मटेरियल है और लोकल कारीगर वगैरह है और लकड़ी है, मिट्टी है और जो देसी तरीके से घर बनते थे बस वही है। हाँ, केवल स्वच्छता का ध्यान रखना है और बाथरूम ठीक अच्छा बनाना है बस। और कोई भी इसको अगर शौक से बनाना चाहे, करना चाहे तो वो कर सकता है, जो अतिरिक्त आय आपके परिवार को मिल सकती है। हाँ। इसमें सरकार की भी कोई मदद मिलती है क्या? हाँ जी, सरकार की मदद मिलती है। क्या कोई ऐसी स्कीम है सरकार की विलेज टूरिज्म को, एमपी गवर्नमेंट की, जो प्रमोट करने के लिए किसानों को उसमें मदद करती हो? हाँ जी, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इस समय बहुत ज़्यादा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है और फ़ायदा लेना चाहिए भी। अभी इस समय जो काम चल रहा है और क्योंकि लोगों का रुझान, शहरों के लोगों का रुझान भी बहुत अधिक है, तो इस
बहुत अच्छा है कि इसका फ़ायदा उठाए किसान भी और अन्य लोग भी जिनके पास बहुत अधिक ज़मीन नहीं है, वो भी इसको कर सकते हैं और अतिरिक्त आय ले सकते हैं। जी। अभी जैसे इनिशियल स्टेज में आपने 4 कॉटेज बनाई हैं, अगर हम कहें कि ये कितना इसका रिस्पांस पिछले 3 सालों में आपको मिला और इसको किस लेवल तक आगे ले जाना चाहते हैं फिर आप? बहुत अधिक मिला है क्योंकि हमने शुरुआत 2 से की थी और पिछले साल हमने 2 बढ़ाए और अगले 2 सालों में हम इसको और अधिक बनाने के लिए उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कम पड़ रहा है क्योंकि इतनी अधिक हमारे मेहमान, हाँ, इतने अधिक हमारे अतिथि आ रहे हैं और वो एक साथ ही रहना चाहते हैं। तो अभी ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और अभी हम लोग अगले साल तक इसको 2 या 4 और बढ़ाने वाले हैं। जी। अगर हम फुटफॉल की बात करें तो एक डोमेस्टिक टूरिस्ट और फॉरेनर्स किसका ज़्यादा फुटफॉल होता है, और डिमांड की बात अगर करते हैं तो कौन ज़्यादा यहाँ रुकना पसंद करते हैं? अभी पिछले लगभग तो बराबर है, पर भारतीय अधिक है। भारत के लोग ज़्यादा इसमें आना जी। चाहते हैं। और यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर को लेकर प्रमोट करने को लेकर क्या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं? जैसे आपने गांव के लोगों को ही यहाँ रखा हुआ है जो यहाँ खाना बनाते हैं, यहाँ और भी सारे काम करते हैं, तो उससे उनकी अतिरिक्त आय भी हो जाती है। कितने परिवारों को इससे सहारा मिल रहा है इस एक फार्म से? इससे करीबन 7-8 परिवारों को 7-8 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है इससे, या उनको रोज़गार मिल रहा है? हाँ, उनको रोज़गार मिल रहा है। और फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है। और वो फॉरेनर्स का एक हम लोगों ने ये देखा है कि अगर फ्रांस से आए तो वो फिर अपने बाकी जो उनके साथी हैं उनको भेजते हैं और बहुत सारे रिपीट भी होते हैं, जो एक बार आए वो दोबारा आएंगे और वो फिर बताते हैं कि हम उनके द्वारा भेजे गए हैं। तो अच्छा ये है कि जब किसी को यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो फिर अपने किसी परिचित को या रिलेटिव को भेजता है। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोग सब उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं और अपने काम में बहुत सफल भी हैं। और हमारे साथ साथ जो बाकी के अन्य परिवार हैं वो भी बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जी। तो जिस तरह से उमा पाठक जी ने बताया कि उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, टूरिस्ट आते हैं। ये महुआ फार्म स्टे है, महुआ हिल व्यू। चूँकि अभी रात का समय है, यहाँ गेस्ट रुकने के लिए जो है वो आने वाले हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। दिन के समय में इसके हमारे ठीक पीछे एक पहाड़ी दिखती है, बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य होता है। यहाँ का खेत हैं, बहुत ही शांति है, लोग यहाँ आके अपना समय अच्छा समय बिता सकते हैं और आते हैं। अगर आपके महुआ हिल व्यू पर कोई आना चाहे कैसे संपर्क कर सकता है, आप खुद ही बताएं। वैसे तो हम सभी मेक माई ट्रिप और एयरबीएनबी, booking.com वगैरह जितनी भी साइट है सब पर उपलब्ध हैं। महुआ हिल व्यू लाड़पुरा खास में अगर सर्च करते हैं तो उपलब्ध हो जाते हैं। बाकी फ़ोन नंबर डायरेक्ट भी हम लोग बुकिंग लेते हैं। एमपी टूरिज़्म भी आपके साथ जुड़े? एमपी टूरिज्म भी हमारे साथ। तो अगर कोई टूरिस्ट आपके फार्म पर आना चाहे तो एमपी टूरिज़्म की साइट से भी वो इधर तक पहुंच सकता है। जी। तो ये थी उमा पाठक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया किसान तक से बात करने के लिए। और हम चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट इनका ऐसे ही आगे बढ़े। आपका अभी 4 कॉटेज से अगले साल तक इसको बढ़ाकर 8 कॉटेज तक ले जाना है और खेती की और भी तमाम विधाओं को वो इसमें शामिल करना चाहती हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम विलेज टूरिज़्म के साथ साथ अब उनका फोकस रहेगा कि खेती को और कैसे उन्नत किया जाए। तो आने वाले समय में इस फार्म की तस्वीर और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल सकती है। लाड़पुरा गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।